हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज मैं इस वीडियो में नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। राइट, ये एक बहुत ही काइंड ऑफ लाइक ऐसा माना जाता है कि बहुत ही इजी चैप्टर के अंदर ये कंसिडर किया जाता है, और इसका मैं वन शॉट आज आपको करवाऊंगी। आप इस वीडियो के अलावा अगर कुछ और नहीं भी देखेंगे तब भी आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिला रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आपको मैं अपने तरीके से ऐसे समझाऊंगी कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। आप सिर्फ इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और इसका पूरा जो नोट्स रहने वाले हैं इसके, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन भी बच्चों को लगता है कि थोड़ा स्पीड कम रहती है तो वो 1x के अलावा 1.25x और लाइक आप स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं। तो ऐसे रोना धोना मत किया करें कि स्पीड लाइक कम रहती है, ये वो है ना। तो चलिए आज मैं अपने नोट्स से, हैंड रिटन नोट्स से आपको समझाती हूँ। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं, दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस। बट ऐसा नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि माइक्रोब्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नीट वाले बच्चों के लिए बात करूं तो जो ये चैप्टर है, आप इसमें से एक या दो क्वेश्चन आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो इतने खास इसमें से क्वेश्चन कभी आए नहीं हैं, आते भी हैं तो बहुत इजी आते हैं। एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग में ज़्यादा इसके कंसेप्ट रहते हैं, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने एक बार भी इसकी रीडिंग ले ली है ना अच्छे से, तो आपको चैप्टर में सारे क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे, PYQ हो या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। राइट, एंड एक क्वेश्चन तो आप आराम से इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ना एक टॉपिक और आता था जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। राइट, बट अब वो चैप्टर हटा दिया गया है। तो बेसिकली ये 12th क्लास का चैप्टर है, नीट वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इतना ईजी क्वेश्चन इसमें से बनने वाला है जिसके बाद आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब आपको ये फील होगा कि आपने इसको क्यों छोड़ दिया। तो आप प्लीज़ इसको मत छोड़िए। आप 1 घंटे की आराम से वन शॉट लीजिए मेरे साथ, उसके बाद आपको खुद फील होगा कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है इस चैप्टर का, ऑलमोस्ट आप कवर कर चुके हो। राइट, एग्जाम से पहले भी एक बार देख लीजिएगा ये वीडियो, आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, हमने आज तक पढ़ा है कि हमारे लिए जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। लाइक जैसे आपने देखा होगा टाइफॉइड का जो टाइफॉइड जो डिजीज़ होती है वो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी की वजह से होती है। और बहुत सारी और भी डिजीज़ हैं, डिजेंट्री हो गई, कॉलेरा हो गई, ये सारे जो डिजीज़ हैं ये माइक्रोब्स की वजह से ही होते हैं। नो डाउट माइक्रोब्स आर नॉट यूजफुल फॉर अस। मैं ये साफ कह रही हूँ कि माइक्रोब्स हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट देर आर लॉट ऑफ माइक्रोब्स विच कैन बी लाइक विच आर यूजफुल टू अस। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब भी हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के वेलफेयर से रिलेटेड, यानी ह्यूमन के लिए जो यूज़ में लाए जा सकते हैं वो माइक्रोब्स कौन कौन से हैं, या हमारे यूज़ के लिए कौन से माइक्रोब्स काम करते हैं। तो देखो, एक एक कैटेगरी उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाउस होल्ड माइक्रोब्स, यानी ऐसे माइक्रोब्स जिनको आप घर में यूज़ करते हो। राइट, आई होप आपको इजीली और क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। और आप बस फोकस रखिए, आराम से सुनते रहिए। सब कुछ यहाँ पे रिटर्न है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, आराम से सुनना है। हाउस होल्ड माइक्रोब्स वो होते हैं जो आप घर में यूज़ करते हो। देखो, आपने कर्ड सबने सुना है, दही जो होती है वो आपके घर में डेली बनती है। दही आपने बहुत सारी जगह पे आपने देखा है कि दही को कैसे बनाया जाता है। राइट, दही के लिए क्या किया जाता है, आप गर्म दूध जो होता है, ल्यूकवार्म दूध जो होता है, लाइक ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ऐसा जो दूध होता है ना, उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी आपको बोलती है कि जाओ जा करके पड़ोस वाले घर से कुछ लेकर के आ जाओ। कुछ क्या होता है, वो खट्टा होता है ना, बोलते हैं कि खट्टा लेकर के आ जाओ, या जामन जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। इंग्लिश में बेटा उसको बोला जाता है इनोकुलम, या फिर उसको बोलते हैं स्टार्टर। तो आज के बाद जाइए और बोलिए पड़ोसी को कि जा करके कि मुझे स्टार्टर चाहिए, या फिर मुझे क्या चाहिए, इनोकुलम चाहिए। बदले में आपको चप्पल मिलेगी, बट नो डाउट आपको स्टार्टर मिल जाएगा। राइट, तो वहाँ से बेसिकली उस स्टार्टर के अंदर, उस इनोकुलम के अंदर ऐसा क्या है कि जब आप उसको दूध के अंदर डालते हो तो आपका दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके अंदर होते हैं यूजफुल बैक्टीरिया जिनका नाम होता है लैक्टोबेसिलस, या फिर हम उनको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो दही को बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम करते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लैब बोलते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, शायद आपको विजिबल हो जाए। ओके, यस, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू राइट नाउ। तो कर्ड जो है, कर्ड को बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसके पास लैक्टोज एंजाइम होता है जो दूध के अंदर प्रेजेंट शुगर, जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं,
उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड जो होगा वो क्या करेगा, मिल्क को कोएगुलेट कर देगा, मिल्क को जमा देगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आप जो मांग के लेकर के आते हो ना, वो क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, और वो आपका स्टार्टर होता है, इनोकुलम जिसको हम बोलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो कर्ड बनाते हैं, इसलिए दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। एंड विटामिन B12 जो है वो आपकी दही के अंदर होता है, जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा भी होगा कि गट हेल्थ के लिए, गट की अगर आपको हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आपको दही लेना चाहिए, ऐसा डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, है ना। तो इस क्यों करते हैं, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। सेकेंड, आप इसमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या देखोगे, चीज़ देखोगे। तो देखो बेटा, चीज़ की जब हम बात करते हैं ना, तो चीज़ में बहुत सारी चीज़ आती हैं, डिफरेंट चीज़ आती हैं। आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना आपने कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे खाई हुई है और उसका टेस्ट कैसा लगता है। तो एक होती है स्विस चीज़, जो हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें मिलती है प्रोपाइनी बैक्टीरियम शारमानी, एक नाम है प्रोपाइनियो बैक्टीरियम शारमनी। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ एक बहुत ही स्पेशल सा नाम है, क्यूट सा नाम है, ये आपको याद रखना है, प्रोपाइनियो बैक्टीरियम, ठीक है। आप इसको बार बार लिख के देखिए, बार बार प्रोनाउंसिएशन कीजिए, जंप मत कीजिए, साइंटिफिक नेम आते जंप करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग, ऐसा मत कीजिए। आप स्टूडेंट हो, आपको अभी से इसको याद करना पड़ेगा। ये पूछा भी गया है, प्रोपाइनियो बैक्टीरियम शारमानी जो होता है दैट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज, राइट। इसमें क्या, ये करता क्या है, ये जब ब्रेड का फर्मेंटेशन कर रहा होता है, सॉरी चीज़ का जब ये फर्मेंटेशन कर रहा होता है, चीज़ बनाने के लिए जब फर्मेंटेशन कर रहा होता है, तो उस टाइम पर ये CO2 को रिलीज करता है, और जिसकी वजह से होल्स का प्रोडक्शन हो जाता है आपके चीज़ के अंदर। इसके अलावा चीज़ जो होते हैं, दूसरा चीज़ जो सेकंड नंबर का चीज़ है वो कौन सा है, रॉकीफोर्टे चीज़ है, जो हमें कहाँ से मिलता है, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई से मिलता है। यानी कि रॉकीफोर्टे चीज़ हमें पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई से मिलने वाला है। उसके अलावा स्विस चीज़ हमें प्रोपाइनोबैक्टीरियम शारमानी से मिलने वाला है। एंड उसके अलावा थर्ड कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेड। बट एक बात याद रखिएगा, चीज़ मैंने सिर्फ 2 ही बताई हैं, एक तो स्विस चीज़, एक रॉकीफोर्टे चीज़। एक और चीज़ भी होती है जिसको हम बोलते हैं कैम्बमबर्टाई चीज़, जो हमें कैम्बमबर्टाई से मिलती है, ठीक है। बैक्टीरिया ही होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के, जो हमें क्या देते हैं, चीज़ देते हैं, कैम्बमबर्टाई चीज़ देते हैं, बट वो दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। उसके अलावा चीज़ जो होता है ये वेरी करता है, डिफरेंट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट, अरोमा और टेक्सचर, क्लियर। इसके अलावा ब्रेड किसने नहीं खाई है, ब्रेड सबने खाई होती है। और ब्रेड हमें कहाँ से मिलती है, ब्रेड हमें मिलती है सेक्रोमाइसिस सेरिवेशियाई से। सेक्रोमाइसिस सेरिवेशियाई क्या होता है, इट इज़ अ बेकर यीस्ट, इसको हम बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, जो बेकरी में यूज़ किया जाता है। यीस्ट है, ये प्रोटिस्टा है बेसिकली, और इसका काम क्या होता है, ये यीस्ट आपका जो डो होता है ना, डो जो आप डो आटा लगाते हो उसको राइस कर देता है, उसमें पफिंग कर देता है, राइस कर देता है उसको। राइजनिंग ऑफ डो को क्या बोलते हो, लेवेनिंग बोलते हैं। राइजनिंग ऑफ डो को हम बोलते हैं लेवेनिंग। इसमें पफी अपीयरेंस क्यों आती है और होल्स क्यों बनते हैं, ड्यू टू CO2 की वजह से इसके अंदर क्या मिलता है, पफी अपीयरेंस आपको मिल जाएंगे और होल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपका यीस्ट है बेसिकली, सॉरी आई होप आपको दिख रहा होगा, जो ये यीस्ट है आपका, ये इसके अंदर लेवनिंग के लिए जो एंजाइम काम कर रहे होते हैं उनमें 3 एंजाइम इंपॉर्टेंट है, एमाइलेज, जाइमेज और माल्टेज। माल्टेज क्या करेगा, जो आपने डो लगाया है उसमें जो प्रेजेंट शुगर है माल्टोज उसको ब्रेक डाउन कर देगा। एमाइलेज क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च उसमें प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन कर देगा। और जाइमेज क्या करता है, उस डो को राइज करने में हेल्पफुल होता है, तो राइजिंग के लिए जाइमेज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्रेड के लिए कौन सा यीस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्रोमाइसिस सेरिवेशियाई। 3 चीज़ें आपने पढ़ ली अब तक कि घर में हम क्या क्या बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं कर्ड, एक हम बनाते हैं चीज़, और एक हमने ब्रेड की बात की है। अब हम बात करेंगे डोसा एंड इडली, ठीक है, मुंह में पानी आ गया होगा, डोसा एंड इडली। तो ये हमें मिलते हैं, या इनको बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो हो गए ल्यूकोनोस्टिक और स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा कि बैक्टीरिया कितने यूज़फुल हैं हमारे लिए, वो हमें खाने के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। अब तक तो हम सिर्फ हाउस होल्ड में खाने की बातें ही कर रहे हैं ना। तो डोसा एंड इडली जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, ड्यू टू ल्यूकोनोस्टिक और स्ट्रेप्टोकोकस। ये जब फर्मेंटेशन करते हैं उसकी वजह से हमें डोसा एंड इडली मिलते हैं। टोडी आपने साउथ इंडिया में सुना होगा, एक हमें पाम सेप बेसिकली ये होता है, और ये हमें मिलता कहाँ से, पाम सेप से मिलता है, जिसको हम कैरियोटा यूरियंस भी बोलते हैं। कैरियोटा यूरियंस से हमें क्या मिलता है, टोडी मिलता है। एक्चुअल में ना टोडी बहुत खट्टा सा होता है,
तो अगर आप इसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखते हो तो इसमें एक पंजुएंट सी स्मेल जो होती है, या फिर ऐसे बोल दीजिए जो चरचरापन सा काइंड ऑफ ऐसा कुछ होता है ना, वो कड़वा होने लग जाता है, इसलिए आप इसको लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हो। इसके अलावा अगर किसी ने कोई और ड्रिंक यूज़ की है टॉडी के अलावा, साउथ इंडिया में बहुत सारी ड्रिंक मिलती हैं जो फ्रेशनिंग ड्रिंक्स होती हैं, तो अगर किसी ने यूज़ की हैं तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ एक बार डिस्कस जरूर कीजिएगा। तो टॉडी क्या होती है? इट इज़ अ नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक, और फर्मेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूकोनॉस्टिक एंड स्ट्रेप्टोकोकस। क्लियर? अब ये तो थे हमारे पास कि हमने घर में क्या क्या यूज़ करते हैं हम, और वो हमें किस किस बैक्टीरिया से मिलते हैं। जैसे कि कर्ड के लिए कर्ड के लिए अगर मैं देखूँ, गिव मी वन सेक, कर्ड के लिए अगर मैं देखूँ तो कर्ड हमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से मिलता है। चीज़ हमें स्विस चीज़ हो गई, या फिर आपकी रॉकी फोर्टी चीज़ हो गई, ये हमें यीस्ट से मिलते हैं। प्रोपाइनोबैक्टीरियम शारमानी हो गया, या फिर हमारा रॉकी फोर्टाई चीज़ हो गई है ना, तो रॉकी फोर्टाई से मिलती है, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टाई से। तो ये हमें यीस्ट यानी कि सेक्रो, इसका साइंटिफिक नेम बेटा, इसका बायोलॉजिकल नेम याद रख लो, यीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यीस्ट का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज सेक्रोमाइसिस सेरिवेशिया, इसको रट लो, बार बार लिख लो। इसको हम बेकर यीस्ट भी बोलते हैं और इसको हम ब्रूअर यीस्ट भी बोलते हैं। पफी अपीयरेंस क्यों आती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2। उसके अलावा डो की जो राइजनिंग होती है, जब राइज होता है डो आपका, वो किस वजह से होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? लेवनिंग बोलते हैं, एंड ये इन एंजाइम की वजह से होता है। डोसा एंड इडली जो होता है वो हमें इन बैक्टीरिया की वजह से मिलता है। और टॉडी जो कि एक पाम ड्रिंक है जो हमें पाम सेप से मिलती है, कैरियोटा यूरियंस हम उसको बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, कैरियोटा यूरियंस से ये हमें मिलती है, और इसको ज़्यादातर एज अ फर्मेंटेड, एज अ फ्रेशनिंग ड्रिंक यूज़ किया जाता है। अब ये तो थे घर में, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री की बात करो कि इंडस्ट्री में कौन कौन से माइक्रोब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो चलो इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री में सबसे पहले हमें एंटीबायोटिक्स, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। देखो, इंडस्ट्री में हमें मिलते हैं एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स? ओके सॉरी, एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब लाइफ, राइट? लेकिन किसकी लाइफ के अगेंस्ट? बैक्टीरिया या वायरसेस की लाइफ, वायरस तो नहीं बोलूंगी, बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट जो काम करता है उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्लियर? इसमें ये हमारे लिए इंसानों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए प्रो लाइफ है, यानी इसकी वजह से ही हमें लाइफ मिलती है। कैसे? मान लो कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर घुस गया, अब वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, राइट? तो ऐसे में आपको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स लेते हो। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को तो किल कर देता है, बट हमें क्या कर देता है? सेव करता है। इसीलिए एंटीबायोटिक जो है दे आर प्रो लाइफ फॉर ह्यूमन, बट दे आर अगेंस्ट लाइफ फॉर बैक्टीरिया। क्लियर? ये टर्म जो थी ये कॉइन की थी वॉक्समैन ने, 1942 में इन्होंने टर्म जो है कॉइन की थी। अगेंस्ट लाइफ होती है बैक्टीरिया के लिए। इसको बनाता कौन है? एक्चुअली में दे आर फॉर्म्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेटा सिर्फ बैक्टीरिया नहीं आता है, ये बात याद रखना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके पास बेसिकली बैक्टीरिया आ गए, वायरसेस आ गए, प्रोटोजोआ आ गए, प्रायोन्स आ गए, एंड वायरॉइड्स आ गए। ये मैंने बहुत डिफरेंट नाम बोल दिए हैं। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको ईजिली या नेक्ड आइज से विजिबल नहीं होते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लो कंसंट्रेशन में अगर आप एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, तो लो कंसंट्रेशन में ये क्या करते हैं? इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग द होस्ट। ये बात याद रखिएगा कि जब आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो वो एकदम से बहुत हैवी डोज नहीं दे देते हैं एंटीबायोटिक की, वो बहुत कम डोज देते हैं जो लो कंसंट्रेटेड होती है, ताकि वो पैथोजन को क्या कर सके? किल कर सके। लेकिन आपकी किसी भी एक्टिविटी को वो, यानी आप होस्ट टाइम पे, क्योंकि बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी एक्टिविटी किसी भी तरीके से हार्म ना हो उसको, या फिर होल्ट ना हो वो एक्टिविटी, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको लो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं विच आर यूज्ड टू किल, और वी कैन से टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? देखो, कोई भी एंटीबायोटिक ऐसे तो है नहीं कि पेड़ से गिर गई थी और आपको पता चल गया है ना, इसके बारे में कुछ तो खोज हुई होगी। लेकिन हाँ, ये बात रियल है कि इसकी जो डिस्कवरी थी वो बहुत ही अचानक से हुई थी, जिसको हम बोलते हैं सेरेंडिपिटली, मतलब कि बहुत ही अचानक से इसकी डिस्कवरी हो गई थी। कैसे हुई थी? एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर, साइंटिस्ट तो बोलना गलत रहेगा एक्चुअली, बायोलॉजिस्ट बोल देते हैं, ऐसे थे। उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो काम कर रहे थे, एक्चुअली वो ना एक पैट्री प्लेट के ऊपर काम कर रहे थे। मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ओके,
ओके। तो दे आर वर्किंग ऑन अ पेट्री प्लेट। पेट्री प्लेट के ऊपर वो काम कर रहे थे और उस पेट्री प्लेट में उन्होंने क्या ग्रो करवा रखा था, उस पेट्री प्लेट में उन्होंने एक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया हुआ था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पे लिखा भी है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे दे वर वर्किंग ऑन द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो जब उनकी पूरी की पूरी प्लेट में उन्होंने ग्रो करवा रखा था किसको, स्ट्रेप्टोकोकस को, तो उन्होंने देखा कि एक जगह पे स्ट्रेप्टोकोकस की ग्रोथ ही नहीं हुई है। लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने उस एरिया को चेक करके देखा तो उन्हें समझ में आया दैट देयर इज समथिंग जिसकी वजह से उसके आसपास बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाई है। इसका मतलब दैट कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ से समझ में आ गया था उनको कि वो जो कंपोनेंट है दैट इज अ फंगस जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो पेनिसिलियम नोटेटम की हुई थी। याद रखिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम विच इज़ अ फंगस। आप मुझे बताओ कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, कौन सी फंगस की कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। तो मुझे बताइएगा कि पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है। और इसकी डिस्कवरी मैं बता देती हूँ, इसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्चुअल में दे वर वर्किंग ऑन अ पेट्री प्लेट जिसमें एक बैक्टीरिया को उन्होंने ग्रो करवाया हुआ था जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस भी बोल सकते हो। स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस दोनों के ऊपर वो काम कर रहे थे एक्चुअली, बट दे वर वर्किंग ऑन द स्टेफाइलोकोकस एंड उन्होंने देखा दैट देयर इज सम एरिया वेयर द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट ग्रोइंग। तो वहाँ से उनको समझ में आ गया था दैट देयर इज समथिंग जिसकी वजह से वी कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज नोन एज एंटीबायोटिक। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज पेनिसिलियम नोटेटम विच वॉज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, राइट। पेनिसिलियम नोटेटम को इनिशियली सबसे पहले पेनिसिलिन जो है वो हम किसी को भी दे देते थे, जिसको भी प्रॉब्लम होती थी उसको पेनिसिलिन दे दिया जाता था, है ना। तो उसको पेनिसिलिन हम दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे अब जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ की जाने लगी दैट वाज नॉट पेनिसिलियम नोटेटम। अब जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ की जाती थी दैट वाज पेनिसिलियम क्रायोसिजिनम। ये अनदर स्पीसीज थी पेनिसिलिन की जो कि यूज़ की जाती है एज कमर्शियली पेनिसिलियम क्रायोसिजिनम जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब जो चेन एंड फ्लोरे हैं उन्होंने प्रॉपर एंटीबायोटिक के बारे में बताया था। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एंटीबायोटिक की टर्म जो थी वो वॉक्समैन ने दी थी 1942 में। फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज पेनिसिलियम नोटेटम दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर एंड फ्लेमिंग व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द स्टेफाइलोकोकस एंड उन्होंने ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की थी या फिर ऐसे बोल सकते हो उन्होंने डिस्कवर की थी, है ना। और उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपरली वर्क किसने किया, चेन एंड फ्लोरे ने प्रॉपर एंटीबायोटिक के ऊपर इन्होंने काम किया था। एंड इसीलिए होवर्ड, फ्लोरे, अर्नेस्ट चेन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1945 में। ये बात याद रखने वाली है कि होवर्ड, फ्लोरे, अर्नेस्ट चेन एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दे वर अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज़ इन 1945। अब एंटीबायोटिक के मेन सोर्स कहाँ से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट जगह से प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि आपको यू बैक्टीरियल्स से भी एक बड़ी क्लास है जहाँ से आपको बेसिलस सबटिलस का नाम आपने सुना होगा, जिसका जो कि एक मेंबर है यू बैक्टीरियल्स का। ये बैक्टीरिया है, इससे हमें बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक मिल जाती है। 50% जो है हम इसको ज़्यादातर बेसिट्रेसिन का यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा एक्टिनोमाइसिटेल्स जो कि आपका एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया की ही क्लास है बड़ी, उससे आपको क्या मिल जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिल जाती है जो न्यूमोनिया हो गया या टीबी हो गया इनके अगेंस्ट जो यूज़ की जाती है, इनके बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा हमें फंगस जैसे कि पेनिसिलियम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पेनिसिलियम जो है वो फंगस की कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। आई नो आपको इतना तो पता ही होगा कि फंगस की 4 क्लासेस होती हैं, उनमें से मुझे बताइए कि पेनिसिलियम किस क्लास से बिलोंग करती है। तो पेनिसिलियम जो है ये करती क्या है, बेसिकली ये बैक्टीरिया की जो वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है उसको डिसरप्ट कर देती है, उसको तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी वॉल सिंथेसिस नहीं होती और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। एक चीज़ और याद रखना कि पेनिसिलियम जो नोटेटम है वो तो इस तरीके से काम करती है, बट जो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम है वो क्या करती है, वो बैक्टीरिया की ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देती है। एंड नाउ व्हाट इज द ट्रांसलेशन, जब आप सेंट्रल डोग्मा को फॉलो करते हो तो आप हमेशा डीएनए से आरएनए बनवाते हो विच इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनवाते हो विच इज़ अ ट्रांसलेशन। तो ये क्या करती है, ये ट्रांसलेशन को ही रोक देती है। आप खुद सोचो, जो अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो प्रोटीन ना बनने पे उस बैक्टीरिया की क्या होनी है, डेथ ही होनी है। तो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब इसी तरीके से इंडस्ट्री में ये तो आपको समझ में आया कि इंडस्ट्री में आप एंटीबायोटिक्स बना सकते हो, लेकिन इंडस्ट्री में और भी बहुत चीज़ें बनाते हो बेटा। इंडस्ट्री में अब हम बनाते हैं ब्रूअर इंडस्ट्री के पास चलते हैं। ब्रूअर इंडस्ट्री मतलब कि आपकी ऐसी इंडस्ट्री
जहाँ पे हम ज़्यादातर लिक्वर जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं, मतलब हम ड्रिंक्स बनाते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, अल्कोहल बनाया जाता है। तो ये हो गई ब्रूअर्स इंडस्ट्री। अब इसमें आपने डिफरेंट टाइप की जो ड्रिंक है उनका नाम सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना ही होगा, क्योंकि इसमें बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो ये सुना होगा, है ना। लेकिन ये बनते किससे हैं, ये इसमें ब्रूअर यीस्ट का काम आता है। अब ब्रूअर यीस्ट क्या है? ब्रूअर यीस्ट इज़ नथिंग, ये आपका वही यीस्ट है जो आपने बेकरी के लिए यूज़ किया था, जिसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। यानी कि ये क्या है? इट इज़ योर सिक्रोमाइसिस सेरेवेशियाई। यही यीस्ट है जो आप यूज़ कर रहे हो बेकरी में भी और ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर भी, यानी अल्कोहल बनाने के लिए भी आप इसी का यूज़ करते हो। ये फर्मेंटेशन करता है और डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट के ऊपर ये फर्मेंटेशन करता है और उसके बाद आपको अल्कोहल देता है। जैसे कि आपको बियर मिल जाएगी, आपको वाइन मिल जाएगी, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका, ये सब नाम आपने सुने होंगे, है ना। तो वोडका तो सुना ही होगा, एक बॉटल वोडका, क्या है वो गाना, रोज़ मेरा काम मेरा रोज़ का, है ना। तो ये वाला गाना जो आपने सुना होगा, तो वोडका के बारे में सबको पता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इसमें से कौन सी जो अल्कोहल है वो डिस्टिल्ड है और कौन सी विदाउट डिस्टिलेशन है। तो देखो, बियर एंड वाइन जो होती हैं वो विदाउट डिस्टिलेशन होती हैं। मतलब कहने का ये है कि जब आप इनको बोतल में भरोगे तो ये आपको ओपेक सी दिखाई देंगी, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। ऐसा क्यों होता है कि जब आपकी बैक्टीरिया तो नहीं, सॉरी अगेन, जो प्रोटिस्टा है, आपका जो यीस्ट है, वो जब उसको क्या करते हैं, उसको ना फीड करवाते हैं इसके ऊपर, जैसे बार्ले माल्ट हो गया या फिर फ्रूट जूस हो गए, इनके ऊपर क्या करेंगे, आप इसको फीड करवा दो। यीस्ट को आपने एक बॉटल के अंदर, बॉटल तो नहीं, बड़े चैम्बर होते हैं, वेसल्स होते हैं, उनके अंदर आपने ये डाला और वहाँ पे उसको फीड करवा दिया, किसको, यीस्ट को भी रख दिया। अब वो क्या करेगा, इनकी फर्मेंटेशन करेगा और फर्मेंटेशन करते करते वो कंसनट्रेटेड अल्कोहल बनाना शुरू कर देगा। उसकी कंसनट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि अल्कोहल बनाना शुरू करेगा, जो कि 3 to 6% हो सकती है और 9 to 12% हो सकती है। अगर ये वाला सबस्ट्रेट है तो 9 to 12%, अगर ये वाला सबस्ट्रेट है तो 3 to 6%। अब ऐसी कंडीशन में अगर ये 30% से ज़्यादा पहुंच गई, अब उसके आसपास अल्कोहल बन गई है, राइट। अब उसमें यीस्ट भी है, उसमें आपका सबस्ट्रेट भी है, और अब वो सबस्ट्रेट को यूज़ करके फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बना रहा है उसी वेसल के अंदर। बट अगर उस अल्कोहल की कंसनट्रेशन 30% से ज़्यादा पहुंच गई तो बेटा वो यीस्ट जो है वो खुद ही मर जाएगा, फिर वो आगे और अल्कोहल नहीं बना पाएगा। इसीलिए लेस देन 30% जब कंसंट्रेशन होती है तो उसको तुरंत निकाल लिया जाता है और मार्केटिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो ऐसी कंडीशन में यीस्ट जो है वो खुद ही मर जाएगा और फिर आपको कोई भी अल्कोहल नहीं मिलने वाली है, ये बात याद रखना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि विदाउट डिस्टिलेशन ये कंसनट्रेटेड अल्कोहल होती हैं, विदाउट डिस्टिलेशन होती हैं। कौन सी? दो, बियर और वाइन। उसके अलावा विस्की हो, चाहे ब्रांडी, रम, जिन, वोडका, ये सब कैसी होती हैं? विद डिस्टिलेशन होती हैं, यानी कि आप इसमें डिस्टिलेशन भी करवाते हो और ये ज़्यादा प्योरीफाई होती हैं, इनको डिस्टिल्ड किया जाता है। जो विस्की है उसमें आपकी कंसंट्रेशन कितनी होती है अल्कोहल की? 50%। आपके पास ब्रांडी के अंदर होती है 60 to 70%, रम के अंदर होती है 40%, जिन में 40% एंड वोडका में होती है 60 to 80%, राइट। एंड इनके सबस्ट्रेट भी याद रख लेना बेटा। विस्की जो होती है वो फर्मेंटेड सीरियल्स होंगी, उनके ऊपर काम करेगा। ब्रांडी कैसे बनती है? फ्रूट जूस को यूज़ करके बनती है। जैसे आपने सुना होगा ना कि गले सड़े अंगूर जो है उनको यूज़ किया जाता है ब्रांडी वगैरह ये सब बनाने के लिए। रम जो है वो मोलेसिस को यूज़ करके, मोलेसिस क्या होता है, जब शुगर इंडस्ट्री में आप देखते हो तो शुगर केन जो होते हैं, गन्ने जो होते हैं, उनका जब रस निकाल लिया जाता है उसके बाद जो गन्ने का पार्ट बच जाता है, लेफ्ट आउट पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज द मोलेसिस। एंड जिन की ये किससे बनती है? जिन बोल दो, ये हमें राई माल्ट से मिलती है, ठीक है। वोडका किससे मिलती है? पोटैटो जो होता है उसकी फर्मेंटेशन से मिलती है। एंड ये सब काम कौन करवा रहा है? ये आपका यीस्ट करवा रहा है। यीस्ट के लिए एक बात याद रखना कि जैसे ही कंसंट्रेशन मोर देन 30% होने लगती है उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए अगर आप विदाउट डिस्टिलेशन बना रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर 13% से कंसंट्रेशन ऊपर पहुंची तो यीस्ट विल डाई, राइट। तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए आपको विदाउट डिस्टिलेशन में 13% कंसंट्रेशन से पहले ही अपने प्रोडक्ट को निकाल लेना होता है और फिर उसको डाउन स्ट्रीम कर सकते हो, उसको आप प्योरीफाई कर दीजिए। तो ये जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्ट में आ जाता है, जिसको हम बोल देते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस, जिसमें प्योरीफाई किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है और फिर मार्केटिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है ये आपका 2 चैप्टर से बिलोंग करता है। इसके साथ साथ अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। एक तो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आप इसके साथ पढ़ सकते हो और दूसरा आप इसके साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फंगस, बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम यहाँ पे आए हुए हैं। क्लियर? तो ये जो थे ये सारे थे ब्रूइंग इंडस्ट्री में। उसके अलावा हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड भी मिलते हैं।
किससे? ऑर्गेनिक एसिड भी हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके मिलते हैं। तो आप देख भी सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लैक्टिक एसिड का नाम सुना होगा आपने। तो ये हमें किससे मिलता है? इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड और ये हमें मिलता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। एसिटिक एसिड जो विनेगर में घर पे यूज़ किया जाता है CH3COOH, ये हमें एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलता है। ए से ए एसिटोबैक्टर एसिटाई से। ब्यूटाइरिक एसिड हमें क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से मिलता है जो कि रेंसिड बटर होता है। रेंसिड बटर क्या होता है बेटा? जब आप बाहर से बटर लेकर के आते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड होता है। अब उसको सॉल्ट क्यों किया जाता है? इतना सॉल्ट उसके अंदर इसलिए डाला जाता है, और वो येलो कलर का भी होता है थोड़ा सा। उसके अंदर इतना सॉल्ट इसलिए डाला जाता है ताकि अगर उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे तो उसकी डेथ हो जाए बाय ऑस्मोसिस, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सॉरी, प्लाज्मोलाइसिस की वजह से उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाता है। बट अगर आप घर पे देखोगे तो घर पे आप जो बटर बनाते हो वो आपका बेसिकली वाइट कलर का होता है और वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, क्योंकि उसके ऊपर क्या ग्रो करने लग जाता है? अगर उसको आप ज़्यादा दिन चलाओगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करना होता है, अदरवाइज वो खट्टा लगने लग जाता है, ख़राब हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो वो बटर जो है वो दूध से ही सब कुछ बनता है। दूध से ही आपका घी बनता है, दूध से ही दही बनती है, दूध से ही आपका बटर बनता है। तो इसीलिए रेंसिड बटर जो होता है ये बेसिकली रेंसिडिटी को रोकने के लिए आप यूज़ करते हो। बेसिकली रेंसिडिटी को आप रोकते हो बटर के अंदर। और आप जो बटर यूज़ करते हो घर पे वो वाइट बटर होता है, बाहर से आप जब लाते हो दैट इज सॉल्टेड बटर एंड वो येलोइश इन कलर होता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये हमें मिलता है एस्परजिलस नाइजर से। एस्परजिलस के बारे में भी मुझे बताना है, ये आपकी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? फंगस की, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोनिक एसिड, ये भी आपका एस्परजिलस से हमें मिल जाएगा, एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। सिट्रिक एसिड जो है ये हमारा एस्परजिलस से मिलता है और ग्लूकोनिक एसिड भी हमें किससे मिलता है? एस्परजिलस से ही मिलता है। जो बेसिकली सिट्रिक एसिड होता है ना, ये आपने बहुत सारे क्रीम वगैरह में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि सिट्रिक एसिड एज अ कंपोनेंट लिखा रहता है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक के रखता है। ग्लूकोनिक एसिड का काम क्या होता है? ग्लूकोनिक एसिड जो लैक्टेटिंग मदर है या जो काओज हैं उनके मिल्क के अंदर कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। तो ये कुछ खास बातें हैं, ये लिखा भी है शायद मैंने कि एस्परजिलस जो है ये आपका यूज़ किया जाता है। ओके, एस्परजिलस जो है ये आपका यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द कैल्शियम इन मिल्क इन काओ एंड लैक्टेटिंग मदर। क्लियर? तो आई होप ये आपको ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। 5 नाम याद रखना। एक तो लैक्टिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? लैक्टोबैसिलस से। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई से जो कि विनेगर के लिए यूज़ होता है। ब्यूटारिक एसिड क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस से एंड ग्लूकोनिक एसिड अगेन हमें एस्परजिलस से मिलता है। सिट्रिक एसिड को आप प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हो, ग्लूकोनिक एसिड को आप यूज़ करते हो टू इंक्रीज द कैल्शियम इन द लैक्टेटिंग मदर मिल्क, राइट। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जो देर आर सम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं और ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? ये भी हमें अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। तो जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं इनमें आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो साइक्लोस्पोरिन है, एक स्टैटिन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये, इनमें 2 नाम आप याद रखोगे, एक तो साइक्लोस्पोरिन ए और दूसरा स्टैटिन। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ये हमें ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम से मिलता है। ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम इज अ फंगस। एक और होती है ट्राइकोडर्मा जो हम बाद में बात करेंगे इसी चैप्टर में, जो यूज़ की जाती है एज अ बायो फर्टिलाइजर मान लीजिए, तो आपको उसको बाद में यूज़ करते हो। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है वो एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है एंड ये यूज़ किसके लिए? ये इससे हमें क्या मिलता है? साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है विच इज़ अ 11 मेंबर्ड साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड। इसकी केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है 11 मेंबर की एक रिंग होती है, 11 मेंबर्ड जो है इसमें कार्बन होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, ओलिगोपेप्टाइड कुछ अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर रहती है, राइट। एंड साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या होता है? इट इज़ अ इम्यूनो सप्रेसेंट, यानी कि ये आपकी इम्यूनिटी को कम करके रखता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखता है। उसके अलावा इट इज़ एंटी फंगल, फंगस के अगेंस्ट काम करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को भी रोकता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है ये ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है उसको रोकता है। कैसे? देखो, अगर आप कहीं से भी ग्राफ्ट करवा लीजिए, कोई हार्ट, किसी ने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया, किसी ने कुछ और ट्रांसप्लांट करवाया, तो अगर आप कितना भी मैचिंग डोनर ले लीजिए फिर भी आपकी बॉडी के लिए सम टाइम ऐसा होता है कि जो आप ऑर्गन लोगे वो हो सकता है कि एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट हो, एज अ फॉरेन ऑर्गन ट्रीट होता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनने लगती है, जिसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली
उस सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को रोकने के लिए, ग्राफ्ट के रिजेक्शन को बचाने के लिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट ना करे, इस चीज़ को बचाने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है एज अ इम्यूनो सप्रेसेंट। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा? दैट इज CMIS। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बताओगे कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है वो किसकी वजह से होता है? CMIS की वजह से। और इसको रोकने के लिए आप क्या यूज करते हो? साइक्लोस्पोरिन ए। क्लियर? उसके अलावा देर इज अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं स्टेटिन, और ये हमें मिलता है कि यीस्ट से, मोनास्कस परप्यूरियस। इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है, दोनों के बारे में, तो प्लीज याद रखिएगा। मोनास्कस परप्यूरियस एक यीस्ट है। इसके अलावा ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ यूज्ड फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो एज अ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल आपको मोनास्कस परप्यूरियस से बना हुआ स्टेटिन दिया जाता है। एंड इसका काम क्या होता है एक्चुअल में? जब कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जब कोलेस्ट्रॉल बनाते हो आप, तो कोलेस्ट्रॉल का एक पाथवे होता है जिसमें आपके पास एक एंजाइम बनता है HMG CoA रिडक्टेज। मैं आपको एक पाथवे बता रही हूँ, ऐसे समझो कि एक HMG CoA एक कंपोनेंट था, और उससे आगे जाकर के क्या बनना है? मेवोलोनेट बनना होता है। ठीक है, मेवलोनेट बनना होता है। लेकिन जब वो HMG CoA जो कि कन्वर्ट होगा मेवलोनेट में, उसको कन्वर्ट करने के लिए देयर इज एंजाइम जिसको हम बोलते हैं HMG CoA रिडक्टेज। क्लियर? अब ये एंजाइम अगर होगा तो ऐसी कंडीशन में मेवलोनेट बन जाएगा, और मेवलोनेट फर्दर क्या बनाएगा? आगे जाकर के कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। बट ऑलरेडी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो उसी को तो प्रोटेक्ट करना था ना। तो कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए आप जो इसका काम है इसको रोक दीजिए। HMG CoA रिडक्टेज के काम को रोक दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में HMG CoA से मेवलोनेट नहीं बनेगा और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो इसीलिए स्टैटिन को यूज़ किया जाता है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्लियर? आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया है। मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। अब तक हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम आते हैं ये पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। फिर हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री में हमें एंटीबायोटिक कैसे मिलती हैं, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। फिर हमने देखा कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में क्या काम करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हमने इसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनिक एसिड जो है इंडस्ट्री में 4 से 5 वो हमें कैसे मिलते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड फाइनली हमने बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में भी बातचीत की है। क्योंकि ये वन शॉट है तो थोड़ी सी स्पीड इसमें रहेगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो एंजाइम है इंडस्ट्रीज़ में वो कौन से हैं और हमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। क्लियर? ओके, तो अभी जो एंजाइम है इंडस्ट्री में, हमें जो बहुत सारे एंजाइम हम यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो, एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो एंजाइम जो है दैट टर्म, जो ये टर्म है पूरी की पूरी एंजाइम के लिए, एंजाइम टर्म दैट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम कोहने। विलियम कोहने ने एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप पढ़ करके आते हो। क्लियर? उसको भी हम एक बार, बायोमोलिक्यूल मेरा ऑलरेडी चैप्टर है चैनल पे, तो जिनको देखना हो, वन शॉट तो नहीं है बट यस पूरा प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, और अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इन जितने भी वन शॉट है ट्राई करूँगी कि आपके एग्जाम से पहले कवर करवा दूँ। उसके बाद एंजाइम जो है दैट टर्म इज गिवन बाय विलियम कोहने। एंड आपने 3 से 4 एंजाइम के नाम यहाँ पे याद रखने हैं। पहला एंजाइम है लाइपेजेस। लाइपेजेस एंजाइम जो होता है ये हमें मिलता है कैंडिडा लाइपोलाइटिका से, और उसके अलावा ये हमें जियोट्राइकम कैंडिडम से भी मिल सकता है। इसका काम क्या होता है? ये डिटर्जेंट बनाए जाते हैं जो उनमें यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ करते हो? ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। जो क्या कहते हैं उसको, एक ऐड भी है ना, दाग अच्छे हैं। क्यों हैं अच्छे भाई? क्योंकि आपके पास डिटर्जेंट के अंदर लाइपेजेस प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं, ऑयल पार्टिकल को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा दूसरा एंजाइम जो है दैट इज पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपने जब कोई जूस पिया होगा ना, जब घर पे आप बनाते हो जूस, तो आप देखते हो कि उसमें बहुत सारे फाइबर आ जाते हैं। कभी आंवले का जूस बना करके देखना घर पे, उसमें गाजर का बना करके देखना, उसमें बहुत सारे फाइबर्स आ जाएंगे, तो पीते वक्त आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसी कंडीशन में जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, उसको क्लियर कर देती हैं, उस जूस को क्लियर कर देती हैं। क्लियर करने के साथ साथ वो उसमें बहुत कुछ शुगर वगैरह ऐड कर देती हैं, बहुत पानी ऐड कर देती हैं, तो जो मेन चीज़ होती है ना वो हटा देती हैं,
क्योंकि उनको तो देखो बेनिफिट चाहिए अपना, तो वो उस अकॉर्डिंग काम करती हैं। बट इन रियलिटी पैक्टिनेसिस एंड प्रोटिएसिस जो होते हैं ये आपके जो फाइबर्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि फाइबर्स आर बेसिकली प्रोटीन कॉम्पोनेंट। क्लियर? तो पैक्टिनेजेस जो हैं ये हमें बेसिक ये याद रखो ना रखो आपकी मर्जी है, ये कोई खास चीज़ नहीं है कि आपको इनके नाम याद रखने हैं, बट हाँ इतना याद रख सकते हो कि इसका काम क्या है। तो जो पैक्टिनेजेस और प्रोटिएजेस होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द फ्रूट जूसेस एंड क्लियरिंग ऑफ बियर एंड विस्की। अभी मैंने कहा था कि जो विस्की एंड बियर है, यहाँ पे याद भी होगी शायद आपको। ओके, गिव मी 1 सेकंड बेटा। तो जो आपकी बियर एंड विस्की होती है, बियर एंड विस्की एक्चुअल में इनमें कंसनट्रेटेड अल्कोहल होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी ओपेक दिखाई देती हैं। तो इनको क्लियर करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? क्लियरिंग के लिए भी हम पैक्टिनेसिस और प्रोटिएसिस एंजाइम का यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसको यूज़ करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो? एस्परजिलस नाइजर का या बेसिलस स्पीसीज को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू इनको एंजाइम मिल जाते हैं और इंडस्ट्रीज उन एंजाइम का यूज़ करके फ्रूट जूस को क्लियर कर लेती है। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा एंजाइम है विच इज़ यूज्ड टू रिमूव द क्लॉट बस्टर। आपने देखा होगा कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें क्लॉट बन जाते हैं और उस क्लॉट की वजह से समटाइम हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो उस हार्ट अटैक को रोकने के लिए क्लॉट बस्टर को रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू रिमूव दैट क्लॉट बस्टर डॉक्टर क्या करते हैं? ज़्यादातर ये स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम देते हैं विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस को आप जब जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो, जब आप उसके डीएनए में चेंज कर देते हो, तो आपको क्या मिलता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है। एंड इसको हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी बोलते हैं, TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। एंड इसका काम क्या होता है? टू रिमूव द ब्लड क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ताकि आप हार्ट अटैक से बच सको। इसके अलावा देर इज अनदर एंजाइम विच इज एमाइलेज, एंड जो किस लिए यूज़ किया जाता है? फॉर सॉफ्टनिंग द ब्रेड। अगर आपको ब्रेड को सॉफ्ट करना है, उसके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। स्टार्च की ब्रेकडाउन के लिए यूज़ किया जाता है। एस्परजिलस और राइजोपस इसमें इंपॉर्टेंट काम करते हैं। एंड उसके अलावा एमाइलेज जो होता है दैट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस द अल्कोहलिक बेवरेजेस। क्लियर? तो आई होप आपने ये सारे नाम सुन लिए होंगे और सब पता होगा। लाइपेज डिटर्जेंट में यूज़ होता है। पैक्टिनेसिस प्रोटिएसिस जो होते हैं फ्रूट जूस को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, विच इज यूज्ड टू रिमूव द क्लॉट बस्टर फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। एंड एमाइलेज इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द स्टार्च एंड आपकी सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आप इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, इसलिए मैं इसको छोटे उसमें ही रखूँगी, बड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक साथ चैम्बर हैं, तो आपको सारे समझाने पड़ेंगे। तो प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनिएगा। देखो, बहुत ही गंदा पानी आया है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है, तो मतलब सीवेज से गंदा पानी लेकर के आए हो, और गंदा पानी लेने का मतलब होता है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, बहुत सारा वेस्ट है, बहुत सारा सॉलिड वेस्ट है, बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऐसी कंडीशन में एक पूरा सेटअप तैयार करो जिसमें हम 3 तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप कोई बैक्टीरिया यूज़ नहीं करोगे, इसीलिए उसको फिजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप बैक्टीरिया यूज़ करोगे, इसलिए उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। और टर्शियरी ट्रीटमेंट में आप क्लोरीन वगैरह यूज़ करोगे, यानी केमिकल का यूज़ करोगे, इसलिए इसको केमिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। अब आपने एक सेटअप बिठाया हुआ है जिसमें आपने गंदा पानी डाला, इनपुट डाला, इनपुट का मतलब होता है डालना, आपने पहले चैम्बर में डाला। अब उस पहले चैम्बर में आप 2 तरीके से काम करोगे। पहला करोगे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है आपका जो पानी आया है उसमें बहुत सारे पॉलीथीन होगा, कंकड़ पत्थर होंगे और मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, और हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर और भी बहुत सारे सॉलिड वेस्ट भी होंगे, राइट। ऐसे होंगे कुछ जिनका भार बहुत होगा तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ऐसे होंगे कुछ जिनका भार कम होगा तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो इनपुट आपने डाला है तो वो क्या करेगा, जैसे कि जो लाइट वाले हैं पार्टिकल, जैसे थर्माकोल हो गया, पॉलीथीन हो गया, वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे, और जो सॉलिड हैं वो क्या बना देंगे, हैवी पार्टिकल्स, वो आपका प्राइमरी स्लज बना देंगे और वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में आप निकाल लो, रिमूव कर दो डेब्रीज वगैरह को, जो हैवी पार्टिकल है उसको निकाल लो, जो सॉलिड ऊपर रह गया है उसको निकाल दो। क्लियर? उसके बाद आप आगे जाओ, सेडिमेंटेशन के बाद आप कहाँ जाओगे, आप आगे जाओ जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। बेसिकली यहाँ पे स्लिट बनी हुई हैं, स्लिट का मतलब होता है छेद बने हुए हैं, और जिसका आकार जितना है वो वहाँ पे फंस जाएगा और पानी आगे की तरफ निकल जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत बचपन से देखते आ रहे हो।
तो ये जो पूरा टैंक है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इसमें काम क्या हुआ है, पहला तो सेडिमेंटेशन हुआ है, जो भारी था वो नीचे बैठ गया, जो हल्का था वो ऊपर रह गया और उसको हमने निकाल दिया। प्राइमरी स्लज वो उसको हम बोल देते हैं, जो निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको क्या किया है, सिक्वेंशली फिल्टर किया है, सीक्वेंस के साथ जो जितना बड़ा पार्टिकल है पहले वो वाले लगा दिए, फिर छोटे वाले, आगे करते करते इस तरीके से छेद में ही रुक गए। आगे सिर्फ क्या गया है, पानी गया है, और पानी भी कैसा, जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो बच गया है, यानी ऑर्गेनिक अभी भी है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी गंदा तो वो अभी भी है। अब आप उसको लेकर के जाओ अगले टैंक में। अगले टैंक में नेक्स्ट वाले टैंक को आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं एरोबिक टैंक या फिर एरिएशन टैंक। क्यों बोलते हो बेटा, क्योंकि इसके अंदर आप कंटिन्यूअसली एयर को चला रहे हो, एयर चल रही है इसमें, आपने इसमें ऐसे जो है ब्लेड्स लगाए हुए हैं जिसके थ्रू इसमें कंटिन्यूअसली आप एयर दे रहे हो, इसलिए हम इसको एरिएशन टैंक बोलते हैं। यहाँ से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट शुरू हो गया, क्योंकि इस टैंक के अंदर आपने क्या डाले हुए हैं, इस टैंक के अंदर आपने एरोबिक बैक्टीरिया डाले हुए हैं। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जो आपकी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर है। और दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे फंगस भी डाली हुई है। तो अब यहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट आया, इसके अंदर ऑलरेडी क्या थे, इसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया थे जो कि एरोबिक थे, और इसके अंदर फंगस भी थी। अब जैसे जैसे ये वेस्ट आता जा रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट, वो बैक्टीरिया पहले खाली बैठे हुए थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट आया तो उनको लगा कि यस, पार्टी शुरू हो गई है, अब हम अपना ऑर्गेनिक वेस्ट खाना शुरू करेंगे। ऊपर से आप ऑक्सीजन भी दे रहे हो, तो उनको प्रॉपर एरिएशन भी मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में उनकी भूख बढ़ती जाएगी और वो सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट खाने लग जाएंगे, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ये एरोबिक टैंक होता है, ये एरिएशन टैंक होता है, इसमें क्या होता है, फंगस होती है और यीस्ट होते हैं, प्रोटोजोआ, एरोबिक बैक्टीरिया जो कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ये सारे होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें बढ़ता जाएगा, या जैसे जैसे आप बाहर प्राइमरी टैंक से इसमें क्या डालते जाओगे, ऑर्गेनिक वेस्ट डालते जाओगे, वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, उसको खाना शुरू करेंगे। यानी कि ये जितना खाएंगे उतनी इनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी। आप इनको खाना दो, ऑर्गेनिक वेस्ट आप दे रहे हो, इनको और ऑक्सीजन चाहिए भाई, क्योंकि इनको खाना है। तो इसीलिए BOD, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना गंदा पानी उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट, उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेगा बैक्टीरिया और आपकी जो फंगस है, वो आपस में इस तरीके से जाल में, फंगस के जाल में कौन, बैक्टीरिया छुप जाएंगे। उसको हम बोलते हैं फ्लॉक, यानी बैक्टीरिया प्लस फंगस जब आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक फ्लॉक बना लेते हैं। और वो फ्लॉक क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, यानी कि BOD बढ़ जाती है। तो यही चीज़ मैंने कही कि ये सारे मिलकर के फ्लॉक बना लेते हैं, विच इज़ अ मैस लाइक स्ट्रक्चर, और उसका वो काम क्या करती है, वो ऑर्गेनिक मैटर को खाती है। और जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर, आपने गंदे वाला पानी ज़्यादा दिया था, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, BOD बढ़ जाएगी। BOD का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाओगे वैसे वैसे भूख बढ़ेगी, और भूख बढ़ने से BOD बढ़ेगी। BOD बढ़ गई तो इसका मतलब पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होती जाएगी, यानी DO क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो जैसे BOD बढ़ती है डिजॉल्व ऑक्सीजन घटती है, जैसे BOD घटती है डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ती है। तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड जैसे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ता है, बैक्टीरिया जो फ्लॉक्स है उनकी BOD भी बढ़ती है, और इसीलिए धीरे धीरे सारा ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म होने लगता है, क्योंकि ये खा जाते हैं उसको। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। एज इट डिक्रीजेज, जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होने लगता है पानी में, गंदा पानी कम होने लगता है, साफ होने लगता है, तो BOD भी कम होती है, तो इनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है फ्लॉक्स की। और वाटर जो होता है वो लेस पॉल्यूटेड हो जाता है। अब वाटर आपका लेस पॉल्यूटेड हो गया है, एंड ये आपका जो BOD है वो कितना कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है 10 to 15% ऑफ रॉ सीवेज। जो आपने गंदा मटेरियल शुरू में डाला था ना, उसमें जितना ऑर्गेनिक वेस्ट था उसका 10 से 15% अब खत्म हो चुका है। क्लियर। तो ये काम करता है फ्लॉक। अब इनका पेट भर गया भाई, अब यहाँ से पानी थोड़ा साफ भी हो गया है, तो आपने सोचा कि आप पानी को ले जा करके क्या कर दो, नेक्स्ट टैंक में डाल दो। नेक्स्ट टैंक को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे जितना भी बैक्टीरिया या फ्लॉक था उसको उठा करके भी हमने कहाँ डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। एंड जो पानी था आपका गंदा, वो भी यहीं, गंदा तो नहीं बोलेंगे, वो साफ़ हो चुका है ना, तो वो पानी भी आगे साफ टैंक में चला गया है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब यहाँ से एक खास बात हुई कि पानी को या तो आप आगे रिवर में भेज दो कि ठीक है भाई जा, क्योंकि अब तो साफ़ है, या फिर आज के टाइम में क्या देखा गया है कि हम करते हैं कि टर्शियरी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं उसका, उसमें केमिकल वगैरह डलवा के उसमें जो स्मेल वगैरह होती है वो सब हटवा देते हैं। बट इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पे जो पानी था वो तो आगे भेज दिया, लेकिन जो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया थे, जो फंगस थी जिसको हम फ्लॉक्स बोल रहे थे, उसमें से कुछ बैक्टीरिया उठा करके आपने वापस इसी टैंक में डाल दिए। क्यों डाले,
इनोकुलम बना दिया। जैसे आप स्टार्टर दही मांगने गए थे ना, वही चीज़ आ गई। यहाँ से भी आपने इनमें से कुछ बैक्टीरिया को उठा करके यहाँ पे डाल दिया, ताकि फिर से जब प्रोसेस करो तो वो फिर से एक्टिवेट हो जाए। इसको हम बोलते हैं इनोकुलम, या फिर हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। होता क्या है, थोड़ा सा अमाउंट में फ्लॉक्स आपने उठाए, फ्लॉक को उठा करके वापस इसी टैंक में, पुराने वाले टैंक में डाल दिया। इसको हम बोल देते हैं बेसिकली इनोकुलम या फिर एक्टिवेटेड स्लज। और ज़्यादातर पानी यहाँ पे पहुँच गया, और जो ज़्यादातर फ्लॉक थे, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, बेटा उनको आप आगे वाले टैंक में भेज दो। आगे वाले टैंक को हम बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमने फ्लॉक्स में जो एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किए थे, अब उनको तो ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर आपने उसको एनारोबिक टैंक में डाल दिया, तो एनारोबिक टैंक में तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली। प्लस यहाँ पे आपने एनारोबिक बैक्टीरिया भी डाले हुए हैं, जैसे कि मिथानोजन, मिथानोकोकस, मिथानोबैक्टीरियम, ये वाले आर्की बैक्टीरिया भी आपने इनको यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले टैंक को जो है आपने क्या किया, इसमें कुछ पहले ही एनारोबिक बैक्टीरिया डाल दिए हैं, जैसे कि मिथानोजन्स जिनको हम बोलते हैं, जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मिथानोकोकस और मिथानोबैक्टीरियम। ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं विच कैन सर्वाइव ऑन द हार्श कंडीशन। क्लियर। अब यहाँ से आपने एरोबिक बैक्टीरिया उठाए और यहाँ पे डाले। इनको तो पता था कि अब इनकी मौत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो वो इसको खा जाएंगे। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अपना पहले ही बचा करके रख लिया, वो यहाँ पे रखा हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। तो यहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट फिर से डालोगे, वो फिर से एक्टिवेट होंगे और फिर से वही प्रोसेस होगी। फिर आप आगे भेजोगे, फिर उसको वापस थोड़ा सा रख लोगे इनोकुलम, और इसको आगे भेज दोगे। अब यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया है, आपने यहाँ से फ्लॉक डाल दिया एरोबिक बैक्टीरिया, तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया एरोबिक को खाना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि इनके लिए पार्टी है, उनके लिए खत्म है वो अब, है ना। तो जैसे जैसे वो खत्म होने लगेंगे, वैसे वैसे आपकी यहाँ पे मिथानोजन से मीथेन गैस प्रोड्यूस होने लगेगी, और वो गैस आप एक पाइप के थ्रू बाहर निकाल लोगे। उसमें कौन कौन सी गैसेस आपको मिलेंगी, बायोगैस मिलेगी, जैसे कि CH4 सबसे ज़्यादा, मीथेन मिलेगी, फिर CO2 मिलेगी, फिर H2S मिलेगी, फिर H2 मिलेगी। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो यहाँ से ऊपर से आप अलग से इनको निकाल लोगे, रिमूव कर लोगे। और आप एक बात याद रखना कि जैसे जैसे गैसेस बनेंगी, तो ये फ्लोटिंग डिस्क जो है, ये पहले नीचे होती है, फिर ये ऊपर उठने लग जाएगी। इससे हमें समझ में आएगा कि हमारी गैसेस बन रही हैं। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आपने एनारोबिक बैक्टीरिया को डाला था, जो एरोबिक बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे एरोबिक फ्लॉक्स को। और वो कौन से होते हैं, मिथानोकोकस और मिथानोबैक्टीरियम। ये फर्मेंटेशन करेंगे, या आर्की बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करेंगे, और फ्लोटिंग डिस्क ऊपर उठने लगेगी जैसे जैसे गैसेज मिलेंगी, और ये सारी की सारी गैसेज आपकी बायोगैस का फॉर्मेशन करेंगी। अब आपने जो पानी यहाँ से उठा करके रिवर में डालने की सोची थी, आज के टाइम में उसको टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए भी लेकर के जाया जाता है, जिसको हम केमिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो पीने के, इसके बाद इसको पीने के लिए यूज कर लिया जाता है। अब इस टर्शियरी ट्रीटमेंट में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, क्या क्या रिमूव कर सकते हो। हैवी मेटल्स को आप RO के थ्रू निकाल दो, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू आप निकाल सकते हो। उसके अलावा परक्लोरेट साल्ट आप इसमें डाल सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट भी आप इसमें डाल सकते हो। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं, जैसे DDT वगैरह हो गए। पैथोजन्स यहाँ पे UV रेज दे करके, ओजोन या फिर क्लोरीन गैस दे करके आप रिमूव कर सकते हो। और पानी की जो टर्बिडिटी होती है, उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, अलम जो फिटकरी होती है उसको डाल दीजिए, जिरकोनियम सोल्ट को डाल करके आप उसको दूर कर सकते हो। ओके, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ, मैंने ज़्यादा ही दूर कर दिया था ना। अब आराम से दिखाई दे रहा होगा कि जो बायोगैस है वो आपको मिली। उसके बाद आपने जो टर्शियरी ट्रीटमेंट है, उसमें हैवी मेटल को हटाने के लिए RO यूज़ कर लो, परक्लोरेट सॉल्ट, पर पोटेशियम परमैंगनेट, पेस्टिसाइड को रिमूव कर सकते हो, DDT वगैरह को, पैथोजन को UV रेज और ओजोन और क्लोरीन गैस से रिमूव कर सकते हो, टर्बिडिटी को फिटकरी वगैरह डाल के आप रिमूव कर सकते हो। तो फाइनली इस तरीके से हमने पूरा का पूरा जो हमारा गंदा पानी था उसको साफ कर लिया है, उसको रिवर में रिलीज कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक प्लान भी इनिशिएट किए हुए हैं कुछ, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान हो गया, यमुना एक्शन प्लान हो गया। उन्होंने ये प्लान ऑलरेडी जो है इनिशिएट किए हुए हैं, ताकि इनको फ्री किया जा सके, गंदे पानी से या गंदी चीज़ों से इनको फ्री किया जा सके। क्लियर। अब एक बात और याद रखना कि जब आप, मैंने कहा था ना कि आप फ्लॉक जो बना है, जो यहाँ पे फ्लॉक है, जो वो फ्लॉक बनता है, वो बेसिकली क्या होती है, इट इज़ अ मैश लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसमें जो बैक्टीरिया और आपकी फंगस होती है वो ऑर्गेनिक मैटर को खा जाती हैं। CH4 जो आपने बनाई है ना, यहाँ पे जो CH4 बनी है, इसका यूज़ करके आप कम से कम कितनी इसकी 50% CH4 को यूज़ करके आप इतनी कैलोरीज ले सकते हो, 4429। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने बायोगैस में जो CH4 बनाई है, उसको आप यूज़ करके 4429 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग इतनी एनर्जी ले सकते हो।
ओके बेटा, आज हम सिर्फ एक और टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, बायोगैस प्लांट, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर। बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है एक्चुअली, बट मैं वन शॉट को इतना बड़ा नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसका एक पार्ट और बना दूंगी। आप मतलब बेसिकली आप दोनों पार्ट देख लीजिएगा, आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। तो अभी हम सिर्फ बायोगैस प्लांट के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं चीज़ें। तो देखो, जो बायोगैस प्लांट है, अब ये जो बायोगैस आपको मिली थी, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ना। ओके, हाँ, तो जो ये आपको बायोगैसेस मिली थी, यहाँ से CH4 हो गई, CO2 हो गई, H2S हो गई और H2 हो गई, इनका यूज़ करके अब हम बायोगैस प्लांट को बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक सेटअप बिठाना पड़ेगा। इस सेटअप में क्या करो कि एक 10 से 15 फीट का जो गड्ढा है उसको खोदो और उसके अंदर एक टैंक लगा दो। 10 to 15 फीट का जो डीप कंक्रीट टैंक है वो बना दीजिए और उसके साइड में 2 छोटे टैंक बना दो। उन टैंक में, एक टैंक में क्या डाल सकते हो, सबसे पहले आप इनलेट करो। क्या करोगे, यहाँ पे काऊ का डंग डालोगे, वाटर डालोगे, जो कि स्लरी का फॉर्मेशन करेगी। कितने रेशो में, 1:1 के रेशो में आप डाल दो। उसके बाद जो ये काऊ डंग है, इसमें बेसिकली सेल्यूलोज होगा, हेमी सेल्यूलोज होगा भाई, क्योंकि आपकी गाय चरती है, प्लांट चरती है, तो उसके अंदर ऑलरेडी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज सब कुछ होता है। हमारे अंदर हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। अब आपकी गाय भैंस पका के खाना तो नहीं खाती है, वो कच्चा ही खाती है, हम तो पका करके खाते हैं, है ना। तो इनके पास जो सेल्यूलोज वगैरह होता है, तो काऊ डंग इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द बायोगैस फॉर्मेशन। अब वो सारा आपने यहाँ पे पहुंचाया। यहाँ पे क्या होगा, उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होंगी, जैसे कि वहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स केमिकल को आप, जैसे सेल्यूलोज हो गया, लिग्निन हो गया, जो काऊ डंग में था, वो टूटेगा छोटे कंपाउंड में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉल्युबलाइजेशन। और ये जो होगा किसकी वजह से होगा, डिकम्पोजिशन होगा बाय द बैक्टीरिया। क्लियर, स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया। अब ये सिंपल कंपाउंड जो बने हैं, जैसे सिंपल शुगर हो गई, अमीनो एसिड्स हो गए, तो ये सारे के सारे अब ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिडोजेनेसिस। आप एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं एसिडोजेनेसिस। और ये किसकी वजह से हो रहे हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, जैसे प्रोपाइनोबैक्टीरियम शार्मनी था ना, वो याद करो, चीज़ बनाने के लिए हमने यूज़ किया था। और फर्मेंटेड बैक्टीरिया आप यहाँ पे लोगे। अब ये ऑर्गेनिक एसिड फाइनली मिथानोजेंस आप इसमें ऐड करोगे और मिथानोजेनेसिस होगी और बायोगैस का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना, जो ये 10 से 15 फीट गहरा आपने टैंक यूज़ किया है, इसमें ये तीनों प्रोसेस हो रही हैं। पहले जो आपने काऊ डंग में काऊ डंग डाला है वाटर के साथ मिक्स करके, उसमें जो केमिकल कंपाउंड है उनको तोड़ दिया गया सिंपल में, और सिंपल से ऑर्गेनिक एसिड में, फाइनली उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बायोगैस को आप बाहर निकालो। बायोगैस को कैसे बाहर निकालोगे, बायोगैस को हम बायोगैस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसमें CH4 होती है 50 to 70%, CO2 होती है 20 to 30%, H2S और H2 होती है 10%। ये पूरा का पूरा बायोगैस का मिक्सचर होता है। और इसमें से अकेली CH4 अगर 50% आप यूज कर लेते हो तो वो हमें इतनी कैलोरीफिक वैल्यू देती है। क्लियर, ये मैंने बता दिया। अब यहां से एक बात याद रखना कि जो बायोगैस है आपको ये पूरी की पूरी मिली है, इसके बाद जो बच गया, पीछे जो वेस्ट बच गया, उसको हम बोलते हैं स्पेंट स्लरी, और उसको आप नेक्स्ट कंपार्टमेंट में, नेक्स्ट वेसल के अंदर डाल देते हो, टैंक के अंदर डाल देते हो, जिसका यूज एज अ मेन्योर किया जाता है, खाद में हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि स्पेंट स्लरी को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कोई खास खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ एक बार आप सेटअप बिठा दो, उसके बाद आप सिर्फ मिक्सचर डालते रहो और ये पूरे के पूरे कंपोनेंट बनते रहेंगे, चीजें होती रहेंगी और फाइनली आपको बायोगैस मिलती रहेगी विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग। आप कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे पैसा भी वेस्ट नहीं करोगे ज्यादा। क्लियर। अब बायोगैस जो है उसको इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो बेसिकली बायोगैस के प्लांट का सेटअप बताया था, और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व रही है। तो ARI और KVIC जो है, इनके अंदर इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब जो ये बायोगैस होती है, इट इज इनफ्लामेबल। ये कोई भी वेस्ट यहाँ पे कुछ नहीं होता, एनर्जी प्रोडक्शन आपको आराम से मिल जाता है, मेन्योर भी आप यहाँ पे बना सकते हो, कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता है, इवन यहाँ तक कोई गंदी स्मेल भी इससे नहीं आती है, और पैथोजन भी यहाँ से आपके रिड्यूस हो जाते हैं, और इसको स्टोर भी किया जा सकता है। तो सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस बायोगैस अगर आपको एनर्जी का एक सोर्स चाहिए विदाउट वेस्टिंग योर मनी, विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो बायोगैस इज अ वेरी अल्टरनेटिव, very important alternative actually. It is a great solution for those people who are living in the rural areas. तो उनके लिए हमारे पास एक बेस्ट चॉइस हो सकती है to give energy to them, right? अब एक बात याद रखना, एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे मैंने आज आपको पूरा चैप्टर तो नहीं कंप्लीट कराया है, बट एक पूरा पेज कंप्लीट करा दिया है, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर की हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको बायो फर्टिलाइजर, बायो हर्बिसाइड्स और माइक्रोब्स की कुछ SCP, सिंगल सेल प्रोटीन्स, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद माई लेक्चर्स। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की
कोई भी शॉर्ट वन शॉट चाहिए हैं तो आप मुझे बता सकते हो, उसको हम इसी तरीके से आपके एग्जाम से पहले 1 या 2 वीडियो के अंदर कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर जो बड़े होते हैं तो उनमें टाइम भी लगता है, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें समझाते हैं तो टाइम लगता है ना। तो अगर आप सेपरेटली भी कोई टॉपिक समझना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। इसका पूरे जो नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको जाकर के एक बार ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।